आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं भारतीय नौसेना से। हम सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना के डॉक्ट्रिन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जो योजना है वो सामने आई है। भारतीय नौसेना आने वाले निकट भविष्य में 3 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको ऑपरेट करती दिखाई पड़ेगी, जिसमें पहला होगा आईएनएस विक्रांत, दूसरा होगा विक्रांत के सिस्टर क्लास से, और तीसरा होगा एक सुपर कैरियर जिसका संभावित नाम आईएनएस विशाल हो सकता है। लेकिन इसी बीच इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि आईएनएस विशाल में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आज तक भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में हमें देखने को नहीं मिली हैं। अगर हम आईएनएस विक्रांत क्लास की शिप की बात करें तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली है वो तकरीबन $3 बिलियन की आने वाली है, क्योंकि भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड भी वहां पर करेगा। लेकिन विक्रांत क्लास के शिप के बाद जो दूसरी शिप बनाई जाएगी, जो कि लगभग भारत के लिए एक सुपर कैरियर होगा, वो उससे 21,000 टन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट में होने वाला है। और रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 65,000 टन के आसपास होने वाला है। और इसके लिए भारतीय नौसेना को तकरीबन $5 बिलियन की जो राशि है वो खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आईएनएस विक्रांत की बात करें या विक्रांत क्लास के सिस्टर शिप की बात करें तो उसमें स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट एक रैंप की सहायता से टेक ऑफ करते हैं और अरेस्टेड वायर की सहायता से उनको लैंड करवाया जाता है। लेकिन आईएनएस विशाल में आपको कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किए जाएंगे और अरेस्टर स्टैंड में इनको लैंड करवाया जाएगा। भारत का प्लान ये है कि आने वाले निकट भविष्य में जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनके तैयार हो जाएगा तो इससे हेल क्लास के यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के जो अनमैन एरियल व्हीकल हैं और अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल हैं इनको भारत ऑपरेट करेगा। वहीं इसके अलावा टेडबीएफ का जो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएंट आएगा वो भी इस सुपर कैरियर से ऑपरेट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसको लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित की जा रही है। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इस पर काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी जो रिसर्च वर्क है वो इनिशियल स्टेजेस में ही है और माना जा रहा है कि इस काम को पूरा करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक गहरे रिसर्च और डेवलपमेंट से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के जो ईमेल्स हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है ये तैयार हो पाएंगे। अब ईमेल्स या ऑक की बात करें तो इसको लेकर के भारत अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स की सहायता ले सकता है, क्योंकि जनरल एटॉमिक्स पहले से ही अमेरिका के सुपर कैरियर्स के लिए इनको विकसित कर चुका है। और भारत का कहना है कि अगर अमेरिका यहाँ पर भारत का समर्थन करता है तो ये काम भारत के लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स ने ये कहा है कि उन्होंने ईमेल्स का एक छोटा वेरिएंट भी तैयार करके रखा है, जो कि भारत के 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। और भारत अगर उसको इस्तेमाल करना चाहेगा तो भारत अमेरिका से बातचीत कर सकता है। तो संभावित यही है कि भारतीय नौसेना अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अमेरिका के पास जा सकती है, जहां से उनको ये टेक्नोलॉजी प्राप्त हो। हालांकि अभी ये स्पष्ट तौर पर सब में सामने नहीं आया है कि क्या भारत ने बातचीत शुरू भी करी है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 2038 तक ये माना जा रहा है कि रशियन ओरिजिन का जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये भारतीय नौसेना को विदा बोल देगा। और ऐसे में भारतीय नौसेना को अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या है उसको बढ़ानी ही होगी, ताकि भारत चाइना को काउंटर कर सके। तो इस क्षेत्र में आपको बहुत जल्दी निकट वर्षों में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अब अगर हम दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात करें जो कि विक्रांत क्लास का होने वाला है, तो इसको लेकर के जहां तक हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध है तो यहां पर डिज़ाइन वर्क और स्टडी वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी इस पे जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और इस बात की पुष्टि खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा करी गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्वीडिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर साब को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय वायुसेना के द्वारा यह इशारा किया जा रहा है कि वो एमआरएफए प्रोग्राम के मद्देनज़र एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इस वर्ष के मध्य तक आ सकता है, तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके तरफ से भी बड़ी गतिविधि नोटिस करी गई है। और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए साब के आला अधिकारियों ने ये कहा कि अभी तक भारतीय वायुसेना की जो एमआरएफए प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट रही है वो एक अहम रिक्वायरमेंट ये रही है कि जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका जो अवेलेबिलिटी रेट होना चाहिए वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। तो साब ने यहाँ पर सबको चौंका दिया है, क्योंकि साब ने कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना उनके ग्रिपेन फाइटर जेट को सेलेक्ट करती है तो इनका जो अवेलेबिलिटी रेट रहेगा वो तकरीबन 90% का रहेगा। जी हाँ,
80 नहीं बल्कि 90% के अवेलेबिलिटी रेट के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा साहब ने हर प्रकार से भारतीय वायुसेना का समर्थन करने की जो प्रतिबद्धता है वो भी दिखाई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बहुत जल्द इशू की जाएगी। ग्रिपेन की बात करें तो ये 16.5 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट है जो कि तेजस मार्क 2 की कैटेगरी में आता है और इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसके आने के बाद ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को सप्लीमेंट करेगा। वहीं अगर हम वेपन्स की बात करें तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो वेपन्स जो भारत की रिक्वायरमेंट के आधार पे हैं वो इस्तेमाल किए जा सकेंगे। जैसे कि इसमें मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत के राफेल फ्लीट में भी इस्तेमाल करी गई हैं। इसके अलावा साहब का ये भी कहना है कि भारत की जो मिसाइल्स हैं जैसे अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 हो गई, उनका भी इस्तेमाल आसानी से इसमें किया जा सकेगा। तो इन्हीं सारी प्रस्ताव को लेकर के साहब को उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना उनके इंजेट को कंसीडर ज़रूर करेगी। इसके अलावा लोकल प्रोडक्शन को लेकर के तो हमने आपको ऑलरेडी ही अपडेट में बताया हुआ है कि साहब ने अडानी ग्रुप के साथ अपना जो टाई अप है उसको ख़त्म कर लिया है और इस समय वो दूसरे पार्टनर की तलाश में है जिनकी सहायता से इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जा सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट बोइंग को लेकर के आ रही है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डसॉल्ट राफेल एम और बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच जो कंपटीशन है वो चरम पर है और दोनों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर अपनी पूरी ताकत को झोंक चुके हैं भारतीय नौसेना के इस टेंडर को जीतने में, जहां पर भारतीय नौसेना को 26 की संख्या में फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। भले ही इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स राफेल एम को विजेता घोषित कर चुकी हों, लेकिन बोइंग अभी भी हार मानने की उम्मीद में नहीं है। दरअसल बोइंग ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से पूरा समीकरण बदल सकता है। बोइंग को लेकर के हम सब ये जानते हैं कि अगर F-18 के बड़े ऑर्डर बोइंग को ना मिले तो 2025 तक इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बोइंग के द्वारा बंद करी जाएगी। लेकिन इसी बीच बोइंग ने भारत को एक अनोखा प्रस्ताव दिया है। बोइंग ने कहा कि अगर भारतीय नौसेना 57 की संख्या में, जो कि ओरिजिनल नंबर शुरुआत के दिनों के थे जहां पर भारतीय नौसेना 57 की संख्या में कैरियर बॉर्न फाइटर्स को खरीदना चाहती थी, बोइंग ने कहा कि अगर इतने ही नंबर में आप फाइटर जेट खरीदेंगे तो बोइंग अपनी प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करने के लिए तैयार है। जी हाँ, F-18 सुपर हॉर्नेट की जो प्रोडक्शन लाइन है वो भारत में खोलने के लिए बोइंग तैयार है, लेकिन बोइंग की शर्त है कि जो ऑर्डर होंगे वो फिर 26 के नहीं बल्कि 57 जेट्स के होंगे। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई रिस्पांस अभी नहीं गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो फाइटर जेट्स हैं इनके प्रोक्योरमेंट को लेकर के भारतीय नौसेना की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा दोनों एयरक्राफ्ट बेहतर हैं, यानी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने या इंटरनल सोर्सेज की बात माने तो राफेल एम के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि राफेल एम काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ भारत को मिलने वाला है। वहीं राफेल एम जो भारत को मिलेंगे वो F4 स्टैंडर्ड के होंगे, तो यहाँ पे भी एक जो बढ़त है वो देखी गई है। खैर, भारत इस समय 26 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदना चाहता है और 57 की संख्या अब काफ़ी मुश्किल ही समझ में आती है, क्योंकि भारतीय नौसेना ऑलरेडी टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में भारतीय नौसेना नहीं है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।